हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र में यूनिट थर्ड को आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक है आपका इकोनॉमी। यूनिट थर्ड की ऑलरेडी आपकी क्लास आ चुकी हैं और यूनिट थर्ड में लगभग 25 प्लस आपके लेक्चर हैं। इन लेक्चर के माध्यम से पूरी यूनिट थर्ड आपकी नेट जीआरएफ की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएगी। आज का नया टॉपिक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के सराउंडिंग आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट की परीक्षा में, उन चीजों को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी के लिए किस तरीके से माइंड मेकअप आपका यहाँ पे किया जाएगा। इकोनॉमी प्रत्येक समाज में मानव की मौलिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड हमारी पूर्ति होती है बेटा। किसमें बेसिक नीड में क्या क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये पहले आता था। अब शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया गया है। ये आपकी बेसिक आवश्यकताएं, मौलिक आवश्यकताएं हो गई हैं, बुनियादी आवश्यकताएं। भोजन, वस्त्र और आवास हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सचेत इंटेंशनली जो प्रयत्न किए जाते हैं, इनके फलस्वरूप आर्थिक संबंध और संस्थाओं का उदय होता है। हमारा जीवन है ये इस आई का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐसे ही एक हमारा पार्ट है इकोनॉमिक, जिनसे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं हम पूर्ति करते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां, अर्थ कमाने के लिए हम ये आर्थिक गतिविधियां कंडक्ट करते हैं और ये आर्थिक गतिविधियां जिस क्षेत्र में कंडक्ट करते हैं, इसी क्षेत्र को हम आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और आर्थिक क्षेत्र के बिना व्यक्ति का जीवन आज के समाज में चलना बड़ा मुश्किल है। और पुराने समाजों से आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से कंडक्ट की जाती थी, क्या क्या चेंजेस आज मॉडर्न सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के आए हैं, आज क्या क्या चीजें ह्यूमन बीइंग के लिए प्रायोरिटी पे हो गई हैं, उन सब चीजों का डिस्कशन आपको इकोनॉमी में करना है। प्रत्येक समाज की मानव की मौलिक आवश्यकताएं, बेसिक आवश्यकताओं की बात की है, भोजन, वस्त्र, आवास की बात की है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सचेत प्रयत्न किए जाते हैं। इंटेंशनली जो एक्ट किए जाते हैं वो किस क्षेत्र में किए जाते हैं? इकोनॉमिक संबंध हमारे क्रिएट होते हैं, बिल्डअप होते हैं। और ये इकोनॉमिक जो रिलेशन है हमारे, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से चेंज इसका स्वरूप हुआ है, उन्हीं चीजों का अध्ययन हम इस यूनिट में करने जा रहे हैं बेटा। वैसे तो आपकी एक पूरी यूनिट इकोनॉमी एंड सोसाइटी को लेकर के है, बट यहाँ पे शॉर्ट में आपको ये चीजें डिस्कस की जाएंगी और लॉन्ग वे में जा करके आपका ट्राइबल और आपका जो ज्यादा कंटेंट है आपका उस यूनिट में आपको मिलेगा। डेफिनेशन आपकी इकोनॉमी के अनुसार यहाँ पे ऑगबन निमकोफ कहते हैं, भोजन और संपत्ति के संबंध में मनुष्य की क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप इस रिलेशन में कि जो मनुष्य की जो एक्टिविटी हैं किसके रिलेशन में? भोजन के संबंध में और संपत्ति के संबंध में। तो ये हमारी क्या करेंगे? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करेंगे। किंग्सले डेविस के अनुसार किसी भी समाज में, चाहे वे सभ्य हो या आदिम हो, वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने वाली मूल विचार, मानदंड और परिस्थितियों को आर्थिक संस्था कहा गया है। आर्थिक पहलू मानव जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसमें आप ट्राइबल सोसाइटी में जाओगे तो ट्राइबल सोसाइटी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम था, जो आज सोसाइटी में मुद्रा के प्रचलन के बाद आप देखोगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो गया है, पूंजीवादी समाज आया, किस तरीके से आपकी इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ और कौन कौन थिंकर इससे रिलेटेड है, उन चीजों का जिक्र इसमें किया जाएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स ने काफी इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट की बात की, आर्थिक निर्धारणवाद की बात की है। आर्थिक संस्थाएं ही समाज और संस्कृति की संरचना का आधार हैं। ये स्टेटमेंट ही आपका इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करता है और कार्ल मार्क्स को इसी पॉइंट पे जा करके क्रिटिसाइज किया जाता है। कार्ल मार्क्स पूरी सोसाइटी को आर्थिक निर्धारणवाद पर ही आधारित मानता है। वो कहता है कि आर्थिक गतिविधियां ही समाज की संरचना को बिल्डअप करती हैं। इन आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन आने पर सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन घटित होता है। ये पूरा टोटलिटी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को बताते हैं कार्ल मार्क्स, और स्ट्रक्चर को कैसे बताते हैं कि वो आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होती हैं। मैक्स वेबर एक आपके विचारक है जिन्होंने इकोनॉमी को रिलीजन से जोड़ा है। विनिमय और बाजार को आर्थिक तत्व मानते हुए इनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। बाजार एक इंपॉर्टेंट चीज है और बाजार स्थिति ही व्यक्ति की स्थिति है। ये मैक्स वेबर का कोट है आपका, ठीक है। तो इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और बी मेलिन्स्की जैसे विचारकों ने इसमें काम किया है, ठीक है। वर्गीकरण की हम बात करें तो इसमें पहला आपका युग आता है आर्केटक युग। आपको जब इकोनॉमी पढ़नी है बेटा, इकोनॉमी को हम कहां से करेंगे? प्रिमिटिव सोसाइटी से करेंगे।
प्रिमिटिव सोसाइटी से आज टुडे मॉडर्न सोसाइटी तक। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेज है आपकी आर्केटक युग। आर्केटक युग मनुष्य अपना जीवन निर्वाह के लिए शिकार करता था जब आपकी कैपिटल ज्यादा बिल्डअप नहीं हुई थी, सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो ये आर्केटक युग है। मनुष्य यहाँ कपड़े नहीं पहनते थे, शरीर पर पशु और वृक्षों की खाल लपेटते थे। धीरे धीरे धातुओं को बनाने का शुरू हुआ और शिकार के लिए आपस में संघर्ष करते थे। ठीक है, दूसरा है आपका पशुपालन अवस्था। इसमें कि आपकी पशु पालने लगे ये लोग, शिकार के तरफ से थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर के ये पशुपालन की तरफ आ गए थे, और जो पराजित व्यक्ति होते थे उन्हें दास बना करके उनसे सेवाएं लेते थे। इसके बाद कृषि युग आ जाता है। कृषि युग एग्रीकल्चर सेक्टर आता है और यहाँ पे क्लास फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। बेटा क्लास फॉर्मेशन की शुरुआत आपकी यहाँ से हो जाती है। वर्गों का उदय आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। भ्रमणशील जीवन की समाप्ति हो जाती है, परमानेंसी आ जाती है लाइफ में। झोपड़ियों मकान कच्चे सामान बनाए जाने लगते हैं और सामंतशाही प्रथा का जन्म इसी युग में आपका हो जाता है। यहाँ पे झूम की बात की गई है, तो एक आप झूम खेती लिखेंगे। झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शिफ्टिंग कल्चर, शिफ्टिंग कल्चर पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है और ज्यादातर ट्राइबल एरिया में की जाती है। इससे ज्यादा वनों का विनाश होता है। जो वनों के आसपास ट्राइबल लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो वो वनों को काट करके नई फसल उगाते हैं फ्रेश। जो वनों को के द्वारा मिट्टी जो है नई ग्रोइंग पावर उसमें काफी होती है, और वनों का काट करके 1-2 साल खेती करने के बाद नए वनों को काट करके वहां खेती करते हैं। इसी तरीके की खेती को हम शिफ्टिंग कल्चर के नाम से जानते हैं। और शिफ्टिंग कल्चर आपकी ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि इससे ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा आपका वनों का विनाश, डिफोरेस्टाइजेशन हो रहा है। दस्तकारी अवस्था आ गई है। वस्तुओं का निर्माण हाथों से होने लगा। श्रम विभाजन विशेषीकरण को प्रोत्साहन हुआ और बढ़ई लोहार कारीगर आदि वर्गों का विदय हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसने डीओएल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया किसमें? इकोनॉमिक्स में। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। और आपका सोशियोलॉजी में सबसे पहले इमाइल दुर्खाइम लेकर के आए अपनी स्टडी में, और श्रम का विशेषीकरण की बात की गई। जैसे जैसे सोसाइटी सरल समाज से औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ती है, तो कार्यों का विशेषीकरण भी उसी तौर पे बढ़ता जाता है। ये इमाइल दुर्खाइम की स्टडी है। और आप देखोगे जो दस्तकारी युग है, इसमें आपका श्रम का विशेषीकरण होना, प्रोत्साहन मिलने लगा, स्टार्ट हो गया है। फिफ्थ आपकी औद्योगिक अवस्था। मशीनों के माध्यम से अति उत्पादन, स्वतंत्र व्यापार, कुटीर व निरी उद्योगों का पतन हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ एक टॉपिक आप पढ़ोगे वैश्वीकरण। बेटा हर बार सोशियोलॉजी में वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। इससे ग्लोबलाइजेशन से लेकर के, ग्लोबलाइजेशन ने वैश्विक परिदृश्य को किस तरीके से बदला है, उस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लोगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी? ये एक इम्पोर्टेंट आपका इशू रहा है सेमिनार का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पिछले दशक में। ठीक है बेटा, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये है। इसके बाद है आपका प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज आदिम अर्थव्यवस्था को जनजातीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह केवल जीवन निर्वाह की आवश्यकता है। इसमें उत्पादन निम्न स्तर पर होने के कम कारण प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर नीचा होना है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वस्तु विनिमय पर आधारित पा गई है। इसे बार्टर सिस्टम कहा गया है। बार्टर सिस्टम क्या है बेटा? ये आप देखोगे, बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय होता है। वस्तु विनिमय की व्यवस्था है। मुद्रा का प्रचलन ज्यादा नहीं था, और यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो एक दूसरे के बीच में अपना वस्तु विनिमय करते हैं। इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय व्यवस्था कहते हैं। क्या है ये? जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था है। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर है आपका। यातायात के साधनों का अभाव है। आप देखोगे ट्राइबल उसमें यातायात के साधनों का अभाव देखने को मिलता है। मुनाफाखोरी नहीं पाई जाती है। प्रॉफिट के लिए काम यहाँ नहीं करते हैं। विनिमय पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें मुद्रा और बाजार जैसी कोई संस्था नहीं होती है। किसमें? ट्राइबल उसमें। उत्पादन के दौरान धार्मिक और जादुई क्रियाएं की जाती हैं। आप यहाँ पे बी मेलिस्की को पढ़ोगे, 2 प्रकार के उसने जादू का वर्णन किया है, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, और व्हाइट मैजिक देखोगे जब वो मछली पकड़ने जाते हैं समुद्र में, गहरे समुद्र में जाते हैं,
तो वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए वो व्हाइट जादू की बात की गई है, श्वेत जादू की बात की गई है। डिवीजन ऑफ लेबर एवं कार्यों के विशेषीकरण का अभाव होता है आपका किसमें? आदिम अवस्था में। आदिम अवस्था का वर्गीकरण, अब यहाँ पे डिफरेंट जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। एन.के. बोस शिकारी, मछुआरे और संग्राहक झूम कृषि और स्थायी कृषि में बांटा है। इन्होंने 3 प्रकार ये इन्होंने स्टेज दी हैं। दुबे ने भोजन प्राप्त करने और उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा है, संकलनकारी अवस्था, पशुपालन अवस्था और कृषि अवस्था। एस.सी. दुबे की 3 अवस्थाएं हैं। एडम स्मिथ के अनुसार 3 अवस्थाएं, आखेटक, पशुपालक और कृषि स्तर। ठीक है बेटा। ग्रासी ने विकासवादी स्तर के आधार पर 5 संकलनशील, घुमक्कड़शील, स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नागरिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक अर्थव्यवस्था में बांटते हैं। ग्रास हट्टन के अनुसार 3 है। वनों से खाद्य सामग्री एकत्रित करने वाली जनजातियां, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जनजातियों का चारगाह करने वाली जनजातियां और कृषि एवं कृषि करने वाली, शिकार, मछली मारने और उद्योगों में श्रमिकों का जीवन यापन करने वाली जनजातियां। अब आप देखोगे जब हम आदिम अवस्था की बात करते हैं तो वनों में विभिन्न प्रकार की ट्राइबल ग्रुप हमारे देखने को मिलते हैं और किस ट्राइब में कौन सी प्रथा पाई जाती है, किस तरीके से वो इकोनॉमिक कंडक्शन होता है, किस तरीके से आर्थिक व्यवस्थाएं चलती हैं, उन पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें आगे। भारतीय जनजातियों की अर्थव्यवस्था, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की मिलती थी, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। शिकार करने और भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां राजी उत्तराखंड की है, कादर और कुरुम्बार ये केरल की है, चेचू आंध्र प्रदेश की है। देखोगे ना चेचू जनजाति पे आपके क्वेश्चन पूछे गए। कुकी असम की जनजाति है, बिरहोर खरिया झारखंड की जनजातियां हैं, मारिया छत्तीसगढ़ की और जुआन ओडिशा की है और पालियान पानियन आपकी तमिलनाडु की जनजाति हैं। ये शिकार करने और भोजन एकत्रित करने, फूड कलेक्शन के लिए जानी जाती हैं ये जनजातियां। पशुपालक जनजाति नीलगिरी के टोडा जनजाति है। जब आपकी मैरिज फैमिली का जिक्र किया गया था तो नीलगिरी के टोडा में आपको होली एंड भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलती है वहां पे, और मैंने वहीं आपको बताया था ये पशुपालक जनजाति है और इन्हें भैंस कल्चर के नाम से जाना जाता है। हिमालयन की गुजर कोरबा की मध्य प्रदेश की जनजाति है। कृषि करने वाली जाति में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भोटिया जनजाति पशुपालक और कृषक दोनों हैं। जनजातियों द्वारा झूम खेती, ये मैंने अभी आपको कराया बेटा, झूम कृषि और स्थायी कृषि की खेती की जाती है। झूम कृषि को जनजातियां अलग अलग नामों से जानती हैं। झूम खेती शिफ्टिंग कल्चर ट्राइब्स के द्वारा नए वनों को काट करके वहाँ खेती की जाती है, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड होती है, बड़ी पावरफुल होती है और वहाँ पे फसल अच्छी होती है। बट 2 या 3 साल बाद वो नई जगह सर्च करने के लिए, नई जगह बनाने के लिए वनों का विनाश करते हैं। डिफोरेस्टाइजेशन की एक्टिविटी बढ़ने के कारण एनवायरमेंट पोल्यूशन या एनवायरमेंट डिग्रेड होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो शिफ्टिंग कल्चर को हम एनवायरमेंट के अपोजिट मानते हैं। जाति जनजाति, नागा क्या बोलती है इसे, झूम मरिया इसे पेड़ा बोलती है, होंड इसे पेडू बोलते हैं और बेंगा बेबार बोलते हैं और कामर डाही बोलते हैं और भुइया इसे कामान बोलते हैं। तो जनजातियां भी झूम खेती को अलग अलग तरीके से इसकी टर्मोलॉजी दी गई है। वैसे तो शिफ्टिंग कल्चर जो मैंने आपको बताया वही है, बट अलग अलग ट्राइब के द्वारा इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। स्थायी कृषि करने वाली जनजाति कौन सी हैं? भील, गोंड, संथाल, हो, खासी, मुंडा, उराव उत्तर प्रदेश की थारू है। तो ये बेटा ये आपकी स्थायी कृषि करने वाली जाति जनजातियां हैं। रेगमा नागा जनजाति सीढ़ीनुमा खेती करने वाली है। सीढ़ीनुमा और झूम खेती में अंतर है बेटा। सीढ़ीनुमा खेती आपकी पहाड़ी एरिया में होती है और वो ऐसे होती है बेटा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वहां पे इस तरीके की खेती वहां पे हो रही है, फिर ये नीचे जा करके होगी, तो इसी को ही हमने सीढ़ीनुमा खेती कहा है। कई बार बच्चों को झूम खेती और सीढ़ीनुमा खेती में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं लेके आना है यहाँ पे। हस्तकार जनजाति बिरहोर, गोंड, कोरबा, अगरिया, घासी, इमला आदि उद्योगों में लगी जनजातियां संथाल, हो, कोरबा आदि हैं। कोरबा और अगरिया लोहे को गलाने वाली जनजातियां हैं। चाय बागानों में कार्य करने वाली जनजाति संथाल, गोंड और खोंड आदि जनजाति हैं। चाय बागानों में आप देखोगे चाय के जो बागान हैं उनमें कार्य करने वाली जनजातियां आपकी ये जनजातियां हैं, संथाल और गोंड जनजाति। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। पूरा डिस्कशन इकोनॉमी को लेकर के है। इकोनॉमी एक्टिविटी किस प्रकार की मिलती है ट्राइबल सोसाइटी में, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है।
और ट्राइबल सोसाइटी को, मैरिज पैटर्न को, वैवाहिक पैटर्न को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कशन इन यूनिट्स में किया जाएगा, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट है, यूनिट 3। और इसमें ये आपकी ऑलमोस्ट 15 क्लास हो चुकी हैं। ये आपकी 16वें नंबर की क्लास है। इकोनॉमी को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है, जनजातियों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है उन पर फोकस किया जा रहा है। जनजातीय प्रथाएं, अब इसमें विभिन्न टर्म आपकी यूज की गई हैं, लाबोला और पैटलेज। लाबोला जनजाति की एक ऐसी प्रथा है जो विवाह के अवसर पर भेंट के रूप में दी जाती है। इसमें परिवार के मध्य पारस्परिक कर्तव्य और दायित्वों का बोध होता है तथा समूह में घनिष्ठ संबंध पनपते हैं। आदिम समाजों में विवाह के अवसर पर वर की ओर से वधु पक्ष को कुछ भेंट दिया जाता है। इसमें कंबल, भेंट वगैरह आपके हो जाते हैं। अगर कोई परिवार इसमें सक्षम नहीं होता है तो उसके जो रिलेटिव हैं वो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। पैटलेज एक भोज की व्यवस्था है। यहाँ पे देखोगे खाना जो समूह को दिया जाता है पैटलेज के नाम से जाना जाता है। लाबोला समझ गए बेटा, लाबोला ये हो गया आपका, और पैटलेज जिसमें कई लोगों को यहाँ तक कि शत्रु को भी आमंत्रित किया जाता है। भोज में लोगों को खूब पिलाया जाता है। यहाँ वस्तुएं नष्ट की जाती हैं, बांटी जाती है, और यह कितना सामर्थ्यवान है, कितना दे सकता है, यह दिखाने के लिए इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ पे आप देखोगे एक वर्ड आता है आपका कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव, दिखावटी खर्च। ये बेटा किस लिए कंडक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखने के लिए कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव कंडक्ट होते हैं। और ये किस तरीके से आज सोसाइटी में तनाव को क्रिएट कर रहे हैं, और ये तनाव आपके किस तरीके से हार्ट अटैक जैसी घटनाओं को लेकर के आ रहे हैं। पैटलेज जो एक पुराने समाज में, ट्राइबल समाज में भोज की प्रथा थी जिसमें कि मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट भी किया जाता था, ये आपकी कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव के रूप में जानी जाती है, जा सकती है पैटलेज प्रथा जो है। और ये भोज कराया जाता था अपने समूह को। तो लाबोला और पैटलेज इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आता है आपका जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था। संपत्ति का प्रमुख स्थान है। अभी हमने ट्राइबल या सरल समाजों की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है, वर्णन किया है। अब आपका आ जाता है जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था। संपत्ति का प्रमुख स्थान है। आज प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा मेन रोल आपका हो गया है। फैक्ट्री और मजदूर प्रणाली आ गई है, ठीक है। मजदूर संघ, हड़ताल, श्रमिक संगठन स्थापित हो गई हैं। कंपटीशन बढ़ गया है इकोनॉमिक क्षेत्र में। डिवीजन ऑफ लेबर, DOL बढ़ गया है, विशेषीकरण हो गया है। अर्थव्यवस्था वितरण वाली अर्थव्यवस्था है और बाजार संस्था का विकास हो गया है। हर चीज में अब आपको बाजार में मिलने लगी है, और बाजार में यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। बाजार से ही हम सब चीजें परचेज करते हैं, और किसी को अगर कोई वस्तु सेल आउट करनी है तो मार्केट में जाएंगे। और अब तो डिजिटल मीडिया पे आपके प्लेटफॉर्म आपके बन गए हैं, ठीक है। समाजों की अर्थव्यवस्था के प्रकार, जटिल समाजों में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई गई है, उदारीकृत अर्थव्यवस्था, मुक्त। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के अनुसार वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। मांग और पूर्ति के अनुसार वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है, मुद्रा के रूप में होता है। वस्तु और सेवाओं का विनिमय मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये बेटा आपका उदारीकृत अर्थव्यवस्था है। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन की हमने यहाँ पे बात देखने को मिलती है आपकी, ठीक है। इसके बाद है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। वस्तुओं के उत्पादन एवं उनकी मात्राओं का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। वस्तुओं के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार का होता है। ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी है जिसमें कि सरकार का कंट्रोल होता है, किसमें, प्रोडक्शन में। इस व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय बोर्ड होता है जिसे उत्पादन और वितरण को देखता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। इकोनॉमिक सिस्टम, जो कुछ विशेष नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं वो ये हैं बेटा। DOL डिवीजन ऑफ लेबर है, आपका कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, इमाइल दुर्खाइम के द्वारा दिया गया है। इमाइल दुर्खाइम का शोध का विषय डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, और DOL समाजशास्त्र में शुरू करने का श्रेय जो जाता है इमाइल दुर्खाइम को जाता है, ठीक है बेटा। जैसे जैसे हम सरल समाज से जटिल समाज की तरफ बढ़ेंगे तो कार्यों का विशेषीकरण ज्यादा होता चला जाएगा, देखने को यही मिलता है, और इसे ही हम कार्यों का विशेषीकरण बोलते हैं। प्रॉपर्टी रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे सोसाइटी हमारी डेवलप होगी उसी तरीके के रिलेशन हमारे डेवलप हो जाएंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ट्राइबल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, जटिल समाजों में इकोनॉमी का एस्पेक्ट आपका डेवलप है, और यहाँ पे
प्रॉपर्टी रिलेशन हमारे डेवलप हो जाते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंजिंग देयर प्रोफाइल। अब आप देखोगे जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स रूप नहीं है, जबकि आप देखोगे आज की सोसाइटी में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बदले हैं और डेवलप वाली स्थिति में गए हैं। इसी तरीके से हमारे चारों तरफ के जो रिलेशन है व्यक्ति का समाज में रहने के साथ साथ उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ होने के लिए वो किन लोगों से संपर्क स्थापित करेगा, ये संस्थाएं बनी हैं नई नई और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेवलप हुए हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं जिनके थ्रू हम सोसाइटी में अपनी इकोनॉमी को निश्चित कर सकते हैं, इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी के लिए कार्य कर सकते हैं। और इकोनॉमी में आज प्रॉपर्टी एक इम्पोर्टेंट इश्यू हो गई है। कंपटीशन का टाइम है, थ्रोट कट कंपटीशन आपका चल रहा है इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, और इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप हुई है तो सोसाइटी में जो इथिक्स हैं वो भी आपके चेंज हुए हैं। आप देखोगे पैसे की प्रायोरिटी आज इतनी बढ़ गई है कि सोसाइटी में मूल्यों का स्थान नगण्य हो गया है और जिसके पास में पैसा है वो ही आज शक्तिशाली है। इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री रिलेशन, कार्ल मार्क्स की जब हम स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक फील्ड में कार्ल मार्क्स की काफ़ी स्टडी है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं और इसका कार्ल मार्क्स का जो स्टडी का केंद्रीय मुद्दा है वो आर्थिक निर्धारणवाद है और ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ही सभी चीज़ों को निर्धारित करती है। इन्होंने कुछ टर्मोलॉजी का यूज किया है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक नीड, कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव। कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव को नेट जेआरएफ की क्लास में काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव आपके वो होते हैं जब हम सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज के लिए ज़्यादा खर्चे करते हैं, दिखावटी खर्च इन्हें बोला गया हिंदी में, और कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव आज के समाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के कारण आज जो आम आदमी की लाइफ है उसमें तनाव की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इंस्टीट्यूशन इज द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग मेथड एंड दिस इंस्टीट्यूशन इन द रोल ऑफ इकोनॉमिक नोन एज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? प्रोसीजर ऑफ वर्किंग मेथड जो हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में होते हैं वही हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके एडम स्मिथ हैं, इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ फोर्स इन द वेल्थ ऑफ नेशन, जो मैंने ऊपर बताई थी वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में, 1776 की बुक है। यहीं पे सबसे पहले इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स में, बट सोशियोलॉजी में आपके लेकर के आए हैं आपके इमाइल दुर्खाइम और उनकी पीएचडी का विषय भी रहा है। ब्लैक मनी क्या होती है बेटा? जिसका टैक्स हम पे नहीं करते वो आपकी क्या होती है? ब्लैक मनी कहलाती है। और आज लोगों के पास में खूब ब्लैक मनी इकट्ठा है। लोगों के पास जितना धन होता है जिसका वो टैक्स पे करते हैं वो व्हाइट मनी कहलाता है, और जिसका वो टैक्स पे नहीं करते इकोनॉमिक्स की टर्म में वो ब्लैक मनी कहलाता है। मेन सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने स्टडी किया है इकोनॉमिक फील्ड में तो आपके कार्ल मार्क्स हैं, इमाइल दुर्खाइम में, मैक्स वेबर है, होबाउस हैं और लेवी हैं। कार्ल मार्क्स का काफ़ी स्टडी आप जब थिंकर पढ़ोगे तो थिंकर वाली यूनिट में आपको कार्ल मार्क्स की पूरी डिटेल मिल जाती है। और कार्ल मार्क्स का एक टॉपिक है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जिसमें वो शो करते हैं कि किसी भी सोसाइटी में उसकी अर्थव्यवस्था सभी चीज़ों को निर्धारित करती है। इमाइल दुर्खाइम का द डिवीजन ऑफ लेबर इनकी बुक है जो इनका पहले पीएचडी का विषय होता था, और डीओएल पे इनका काफ़ी कार्य है और इन्होंने समाज में आर्थिक व्यवस्था में श्रम विभाजन की स्टडी की है। मैक्स वेबर रिलीजन को इकोनॉमी से जोड़ते हैं, रिलीजन एंड इकोनॉमी दोनों को जोड़ते हैं, और इकोनॉमी की जो नेचर है वो रिलीजन के द्वारा रन होती है, ये चीज़ आप बताते हैं। ठीक है, विश्व के 6 धर्मों का इनके द्वारा अध्ययन किया गया है और किस तरीके से आपके इथिक्स जो हैं वो स्पिरिट को बढ़ावा देते हैं, कैपिटलिज्म को। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का स्टडी इन्होंने जर्मनी में किया है। होबाउस का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी को लेकर के, और आर.एच. लेवी एनिशियंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी इन्होंने किया है। लेवी का अध्ययन है काफ़ी ट्राइबल्स में। इकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या इकोलॉजी में आपके आते हैं इकोनॉमिक्स में? एलिमेंट, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, रेजिडेंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आप देखोगे किसी भी समाज का इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके सराउंडिंग में किस तरीके का टाइम है, किस तरीके का समय है, किस तरीके की लोगों की एक्टिविटी है, उस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम हमारा चलता है। अगर आप देखोगे पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो हमारे पास में जो गहने होते थे, जो नेचुरल ऑर्नामेंट्स थे, वो गिफ्ट के तौर में एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को प्रोवाइड करता था, प्रदान करता था।
तो ये हमारा एक्सचेंज सिस्टम था। बट फिर आपका मनी आ गया, करेंसी आ गया। करेंसी आपकी दो तरीके की है, नेशनल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल करेंसी हमारी जो वर्ल्ड वाइड चलती है, नेशनल हमारी नेशन में चलती है। और ये जब हम किसी दूसरे कंट्री में जा करके रहते हैं तो एक्सचेंज करके लेके जाते हैं बेटा, उस देश की कंट्री को हम एक्सचेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से, और वहाँ रहने के लिए हम उसी मुद्रा में खर्च करते हैं। तो मुद्रा का प्रचलन होने के बाद आज देखोगे प्रॉपर्टी रिलेशन आपके डेवलप हो गए हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट आता है पुअर्टी। पुअर्टी एक स्थिति है बेटा जिसमें कोई भी व्यक्ति, क्या स्थिति है बेटा, अपने और अपने आश्रितों की, अपने और अपने आश्रितों की बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, तो यह स्थिति हमारी क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। ठीक है, बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को इंक्लूड किया गया है। पॉवर्टी आपकी कई प्रकार की हो सकती है। गरीबी, कब जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है, वहां से आप देखोगे निकाल दिए जाते हैं, तो भी एक गरीबी की अवस्था में धकेल दिया जाता है एक बहुत बड़े समुदाय को। तो गरीबी के कई प्रकार आपके हो सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्यक्ति की हैबिट के द्वारा। सीजनल पॉवर्टी हो सकती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट चला है तो उन्हें पैसा मिला है, तो इकोनॉमिक लेवल हमारा ठीक हुआ है। तो पॉवर्टी को यहाँ पे जोड़ोगे आप जब एक कंडीशन है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपने और अपनी आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए, तो यह स्थिति हमारी क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑस्कर लेविस का है। इसमें कल्चर ऑफ पॉवर्टी में ऑस्कर लेविस कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी उस संस्कृति को बनाए रखता है जिसके कारण वो गरीब है, तो इस प्रकार की हमारी गरीबी कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहलाती है। आप देखोगे कि गरीबी के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की बात आती है इसमें। एक तो ये आती है कि वो गरीब भगवान के द्वारा बनाया गया है, ये सोचना हमारा कॉमन सेंस का है। बट किसी भी व्यक्ति के इकोनॉमिक कोज, उसकी सराउंडिंग, सोशल स्ट्रक्चर और थॉट प्रोसेस में, उसकी वर्किंग स्टाइल में छिपे हुए होते हैं। ये एक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। अब हमने यहाँ 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है, ऑलरेडी ये डिस्कस हम कर चुके हैं। आदिम अवस्था क्या इकोनॉमी थी, किस चीज को प्रायोरिटी दी जाती थी, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट की जाती थी। फिर आपका एग्रीकल्चर लैंड आ गया, क्लास फॉर्मेशन हो गया, और क्लास आपके 2 क्लास यहाँ पे बन जाती हैं। पूर्व औद्योगिक जो इंडस्ट्री से पहली स्टेज है, और इंडस्ट्रियल स्टेज जो आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो जाता है, उद्योगपति होते हैं और लेबर होती है, और इस पे ही आपका कार्ल मार्क्स का काफी वर्क है। तो बेटा ये टाइप ऑफ आपके क्या है, समाजों का वर्गीकरण यहाँ हमने किया है। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है बेटा आपका, प्रिमिटिव बार्टर सिस्टम है, यहाँ वस्तु विनिमय का सिस्टम है। गिफ्ट और प्रेजेंट यहाँ पे दिए जाते थे। प्रिमिटिव सोसाइटी में उपहार विनिमय की प्रथा है, कुलरिंग के नाम से जानते हैं। बी मेलनिस्की का काफी कार्य ट्रोबियान आइसलैंड पे इसका लेकर के है। ठीक है, फ्री बोरोइंग, फ्री में उधार यहाँ पे देना है। कॉमन यूज इन कलेक्शन, हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके प्रिमिटिव सोसाइटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आर्थिक विनिमय के लिए कुछ टर्म आपकी आई है। लावोला और पैटलेच मैंने ऊपर डिस्कस किए ही हैं आपसे। ठीक है, कुलरिंग ये आपकी गिफ्ट एक्सचेंज की प्रथा है, गिफ्ट एक्सचेंज होता था, और इसका अध्ययन जो है बी मेलनिस्की के द्वारा किया गया है। बी मेलिनोविस्की के द्वारा किया गया है, ट्रोबियान आइसलैंड को लेकर के। वासी आपकी भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री के एक्सचेंज की बात है, ये खाद्य सामग्री का विनिमय। ठीक है बेटा, देखो एक्सचेंज भी आपका 2 प्रकार का है। एक तो महंगी वस्तुओं का विनिमय, एक डेली यूजेज का। तो वासी के अंदर जो आती है वो खाद्य सामग्री का विनिमय आता है, डेली यूज। गिमावली, गिमावली जब कोई भाई अपनी बहन को फसल का 3/4 भाग देता है। जैसे अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पे शक्कर चावल और सिंधारा टाइप की प्रथा है जो नॉर्थ इंडियन में है। भाई अपनी बहन को उपहार के तौर पे साल में 2 बार ये चीजें देता है। तो ऐसे ही गिमावली आपकी ट्राइबल सोसाइटी में ये प्रथा है।
इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कार्ल मार्क्स को आप पढ़ोगे, यहाँ पे काफी डेस्क्रिप्टिव वे में कार्ल मार्क्स की स्टडी है ये। प्रॉपर्टी, मनी एंड क्रेडिट, फैक्ट्री सिस्टम, वेज सिस्टम, लेबर, ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की विशेषताएं हैं। प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है, मनी के रूप में ट्रांसफर होने लगी हैं चीजें। और यहाँ पे एक वर्ड आपका इंपोर्टेंट आना चाहिए जो जजमानी सिस्टम के रूप में हम बताते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, खेती और कुटीर कृषि पर निर्भरता, रूरल सिस्टम। ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आपके किस तरीके से डेवलप हुए हैं, प्रिमिटिव स्टेज है, फिर एग्रीकल्चर स्टेज है, फिर प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है और फिर इंडस्ट्रियल स्टेज है। हर स्टेज में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आपके चेंजेज होते गए हैं, उनके रिलेशन चेंजेज होते चले गए हैं। रूरल सिस्टम की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में 65% जो है लोग वो इंडियन एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मैन पावर हमारी है, किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान है, तो आप देखोगे सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की जीडीपी में है। अब एक्सचेंज, टाइप ऑफ एक्सचेंज, रुपये के रूप में एक्सचेंज, ड्राफ्ट के रूप में, चेक के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में, ये आपके मॉडर्न सोसाइटी के एक्सचेंज सिस्टम है। अब एक कॉन्सेप्ट आपका आता है जजमानी व्यवस्था। विलियम वाइजर के द्वारा सबसे पहले ये स्टडी किया गया था, भारतीय गांवों की संरचना का जब अध्ययन किया गया है उनमें जजमानी प्रथा का अध्ययन किया गया है। और जजमानी प्रथा में जो जजमान होते थे वो अपनी जो लोअर कास्ट हैं जो उनके यहाँ पे सेवाएं देती थी उनको वस्तु विनिमय किया जाता था, लेबर के बदले में वस्तु दी जाती थी। इसी सिस्टम को हम जजमानी व्यवस्था बोलते हैं। और आज देखोगे भारतीय गांवों से जजमानी व्यवस्था ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है, किसी किसी गांव में देखने को मिलती है जजमानी प्रथा। और विलियम वाइजर की काफी अच्छी स्टडी है ये जजमानी व्यवस्था को लेकर के। तो जजमानी व्यवस्था में बाद में आकर के एक शोषण का इनपुट देखने को मिलता है, जिससे कि जजमानी व्यवस्था में जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नियर बाई अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए और अपना जो पैसे के लिए वो कार्य करने लगे। यहाँ वस्तु विनिमय खत्म सा हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में नाई होता था, उसे हर छठे महीने वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, उसके बदले में समाज को वो सभी सेवाएं दे रहा था। बट आज नाई की दुकान, हेयर सैलून आपके खुल गए हैं और कोई भी व्यक्ति वहाँ अनाज, गुड़ या कोई भी आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करता, सिर्फ पैसे के रूप में वहाँ मनी के रूप में एक्सचेंज होता है। तो ये आपका जिस तरीके से सोसाइटी का सिस्टम चेंज होगा उसी तरीके से हमारा एक्सचेंज सिस्टम बदल जाएगा। इसके बाद है आपका मनी एक्सचेंज, प्रॉपर करेंसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंसी की बात की गई है। बिटकॉइन को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिटकॉइन आपकी कहाँ पे यूज होती है, वर्चुअल करेंसी है, ब्लॉकचेन मेथड यूज होता है। यूनिट 8 में आईसीटी में काफी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आदिम समाजों में विनिमय, लावोला वर पक्ष वधु पक्ष को भेड़, कंबल, पशु आदि गिफ्ट देता है। खुला लाल संघ के द्वारा 16वां और श्वेत संघ से बेटा, ये श्वेत संघ का बाजूबंद, ग्वाली बोलते हैं इसे। पैटलेच भोज प्रथा है जो ऊपर भी जिक्र हुआ है। दाह संस्कार, गृह निर्माण और बदला लेने का पैटलेच। पैटलेच प्रथा में भोज कराया जाता था और ये क्या है, एक सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए पैटलेच प्रथा का आयोजन ट्राइबल सोसाइटी में किया जा रहा है। तो इन अवसरों पर पैटलेच प्रथा हमारी ऑर्गेनाइज की जाती थी। वासी जो है वस्तु विनिमय का तरीका है। गिमावली एक्सचेंज ऑफ द गुड्स है इन मार्केट। और लांगा बड़ी वस्तुओं का विनिमय है, लागा। तो ये टर्मोलॉजी है जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी में हम यूज करते हैं और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है। पोकला, मुखिया को जब हम वस्तु कोई व्यक्ति भेंट करता है तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है पोकला। और जब कोई मुखिया के द्वारा किसी को भेंट दी जाती है वो पेवली कहलाती है। उरीगुबू, भाई द्वारा विवाहित बहन को 3/4 फसल दी जाती है। गिमायरा, आभूषण, शंख, सुअर आदि का विनिमय। उमाए, काम की कीमत को दैनिक चीजें देना, जो मैंने बाद में जजमानी सिस्टम का रूप लिया है ग्रामीण क्षेत्र में। सच्चा पेरा, बुशमैन, वस्तु विनिमय का सच्चा पेरा कहते हैं। वस्तु विनिमय ही आपका ट्राइबल सोसाइटी का मेन इकोनॉमिक सिस्टम को संचालित करने वाले चीजें हैं। मूक विनिमय, लंका की वेड़ा तथा उत्तर प्रदेश की राखी लोगों में मूक विनिमय मिलता है। जजमानी व्यवस्था को बेटा डिटेल में पढ़ लोगे, ये रूरल सोसाइटी यूनिट 4 में आपका जो रूरल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे आपका ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूनिट 4 का टॉपिक है आपका ये।
इसके बाद आधुनिक विनिमय व्यवस्था है, मॉडर्न एक्सचेंज सिस्टम किस तरीके से बदला है उसकी बात करेंगे। इसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर, मोरल डेनेसिटी की बात की है आपका इमाइल दुर्खाइम ने। पार्सन्स, वेबर, मार्क्स, स्मिथ, ये आपके क्या हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करने वाले सामाजिक विचारक हैं। इन्हीं की से लेकर के आपकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर, किस तरीके से औद्योगिकरण ने आम व्यक्ति की लाइफ को चेंज किया है, जिसमें कि इस चीज में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिला है। ये इकोनॉमी का प्रभाव है जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे देखने को मिलता है। वैश्वीकरण का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा, किस तरीके से ये हमारे ओवरऑल एस्पेक्ट को चेंज किया है। ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को चेंज किया है और आज मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आकर के अपना कारोबार बढ़ा रही है और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था सीधा रिलीजियस एस्पेक्ट को, रिलीजियस एस्पेक्ट इकोनॉमी को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर की पूरी स्टडी इसी पे ही फोकस करती है बेटा, ठीक है। सोशल डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कौन से सामाजिक कारक हैं जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। आप देखोगे ओपन माइंडेड होना और एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर एरिया। आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में और नई टेक्नोलॉजी को आप खुले दिल से समर्थन कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर जाओगे। तो ये सोशल फैक्टर हैं जो सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसी सोशल स्ट्रक्चर होगी वैसे ही हमारी आर्थिक गतिविधियां होंगी। जैसे अभी आपने प्रिमिटिव सोसाइटी की आर्थिक गतिविधियां पढ़ी हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पढ़ी हैं, आप देखोगे कि बार्टर सिस्टम को पढ़ा है, मनी एक्सचेंज को पढ़ा है, चेक क्रेडिट सिस्टम आपका, मैंने बिटकॉइन भी बताया है किस तरीके से वर्चुअल करेंसी, और अभी आने वाले समय में डिजिटल करेंसी मार्केट में आ जाएगी बेटा, और डिजिटल करेंसी के माध्यम से आप पेमेंट किया करोगे। जैसे आपका ई कॉमर्स में ई ट्रेड, ये सब आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट चेंज हुआ है, वो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुई है, इसी तरीके से आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट चेंज हो गया है। अब हमारा जो मोरल वैल्यू है वो खत्म होता नजर आ रहा है और मार्केट में थ्रोट कट कंपटीशन हमारा डेवलप हो गया है, यानी कि जो हम दूसरे के प्रति एक सौहार्द की भावना रखते थे वो खत्म हो गई है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप किसी की भी बलि देने को तैयार होते हो। ये एक गलाकाट प्रतियोगिता कहलाती है। यहाँ हम इकोनॉमिक कंपटीशन में हमारे मोरल वैल्यू सब डाउन हो गए हैं और इकोनॉमिक कंपटीशन आज की सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट की एक्टिविटी के थ्रू डिफोरेस्टाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, वन खत्म हो गए हैं बेटा और संसाधनों का अनुचित प्रयोग होने लगा है। आज पूरी व्यक्ति की लाइफ में एक सेंटर हो गया है इकोनॉमी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए वो पूरी गतिविधियां कंडक्ट करता है और अगर किसी व्यक्ति के पास में अच्छा पैसा है तो वो व्यक्ति सक्सेस मान लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, और किसी के पास पैसा नहीं है तो वो सक्सेस नहीं माना जाता है। इन्हीं वैल्यू के कारण आज देखोगे कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसमें सोशल वैल्यू बिल्कुल खत्म देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं मूल्यों का संकट हमारी भावी पीढ़ी में देखने को मिलता है। ये आपकी क्लास थी बेटा इकोनॉमी को लेकर के, एक सेपरेट यूनिट आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी की है, उसमें पूरा डिटेल तरीके से आपको सभी थिंकर देखने को मिलेंगे, सभी थिंकर को अच्छे तरीके से डीपली आपको पढ़ाए जाएंगे। मिलते हैं बेटा यूनिट 3 की नेक्स्ट यूनिट जो आपकी आएगी, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।